75 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी सारी औलाद को अपने पुराने हाउंटेड हाउस में बुलाता है और कहता है कि मुझे तीसरी शादी करनी है, वो भी एक 16 साल की लड़की से जो आज से 60 साल पहले मर चुकी है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा बरज़ख का, जिसका नाम ही बहुत ज्यादा यूनिक है। इसका मतलब है रूहों का घर। जो लोग फवाद खान और सनम सईद की जोड़ी को देखने के लिए बेताब थे, तो ये भी उनके लिए ड्रीम ड्रामा होने वाला है। लेकिन मैं बताता चलूं, ये इस ड्रामे में दोनों ही भाई बहन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे के अब तक 2 एपिसोड आ चुके हैं और ये 2 एपिसोड देखने के बाद मैं ये बात तो कह सकता हूं कि ये ड्रामा पैरेलल साइनेमैटिक है। यानी कि अगर आप इसको सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अगर आप इसको छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। उसके अलावा जो एक कंप्लेंट सभी लोग कर रहे हैं कि ये ड्रामा स्लो है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझ में आसानी से नहीं आ रहा, तो मैं ये आपको बात क्लियर कर दूं कि ये कॉमन पीपल के लिए बना ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए बना है जो कि ऐसी साइकोलॉजिकल स्टोरीज और फैंटेसी स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं। इसी की वजह से आपने अगर देखा होगा तो इस स्टोरी में बहुत ज्यादा आर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। आर्ट की चीजें हमें नजर आती हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, ट्री हो या वो सिटिंग हो, तो इसमें बहुत ज्यादा वो चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो कहीं ना कहीं आर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा सिंबलिज्म का यूज किया गया है, यानी कि कोई चीज दिखाकर उससे आइडिया या फिर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना। अब अगर आप इसको साइकोलॉजिकल थ्रिलर समझे या फिर फैंटेसी थ्रिलर, दोनों ही चलेंगी। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जाफर एक पेड़ के नीचे अपनी महबूबा मेहताब के साथ बैठा होता है और वो उसे कहता है कि मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहां जाकर कमाना चाहता हूँ और एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और फिर आके मैं तुमसे शादी करूंगा। ये फाइनली वहां से चला जाता है और एक सक्सेसफुल आदमी बनकर वापस लौटता है। वापस ये वही पेड़ पर जब पहुंचता है तो उसे चंद कब्रें नजर आती हैं और पता चलता है कि ये सारे लोग ही लुढ़क के। ये सब जानकर ये बहुत ज्यादा हैरान होता है और स्टोरी यहाँ पास्ट में चल रही होती है। अब स्टोरी पास्ट से डायरेक्ट आ जाती है प्रेजेंट पर। अब स्टोरी वहीं से प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि जाफर साहब ने उसी पेड़ के नीचे जहां कब्रें थी उनके ऊपर अपना घर बनाया हुआ है जो कि हाउंटेड है। वो वहीं पे ऐलान करते हैं कि वो तीसरी शादी करने वाले हैं, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसकी उम्र 16 साल है और वो 60 साल पहले मर चुकी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं यहां से हमारे जहन में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि अब होगा कैसे और ये कैसे होगा। यहां पर जाफर साहब ने अपनी पिछली 2 शादियों में से जो भी बच्चे थे सारों को बुलाया होता है और वो भी इसी हाउस में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जब कहानी आती है तो जहन में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, एक इंटरेस्ट पैदा होता है, एक मिस्ट्री पैदा होती है और आगे जानने का दिल करता है। ऊपर से वो ये स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि ये जो है वो शादी करने वाले हैं रेड मून वाली रात को, यानी कि जिस दिन चांद किरण होगी। दोस्तों, इसमें एक और अपीलिंग कैरेक्टर था विच वाज सिफला। अगर आपने उसको दोनों एपिसोड में देखा होगा तो यकीनन कहीं ना कहीं वो इन दोनों एपिसोड में एक नोटिसेबल कैरेक्टर था। वो अपनी ही लाइफ में बहुत ज्यादा गिल्ट का शिकार है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसके पास से रिलेटेड उसको हॉन्ट करती रहती है। उसका जहन कहीं ना कहीं उन चीजों को भूल नहीं पा रहा होता है। उसकी जो माँ थी, उसके और जाफर साहब के बीच में तलाक हो चुकी थी, वो एक दूसरे से राजी नहीं थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ सेकंड एपिसोड में हमने देखा, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए भी, उसने अपनी माँ का कत्ल खुद ही किया है, जिसका भी उसे गिल्ट है। और ये बात देखकर यकीन कीजिए कहीं ना कहीं मेरा माइंड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। अब मूविंग ऑन द थर्ड कैरेक्टर विच इज फवाद खान। फवाद खान का कैरेक्टर यहाँ पे इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं है, या कि अगर मैं ये कहूं कि इस 2 एपिसोड तक उनका जो रोल है उसका इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आया, तो ये भी ठीक होगा। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड वो एक डॉक्टर भी है और मुझे मेरी इंटरप्रिटेशन इस ड्रामे के बारे में ये है कि फवाद खान इज द सन फ्रॉम द सेकंड वाइफ ऑफ द जाफर। तो वहीं हमें फवाद खान की बीवी जो है वो भी नजर नहीं आती, क्योंकि वो उसकी डेथ हो चुकी है। उसका एक बेटा जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो भी दिखाया जाता है। फवाद खान खुद एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, जो कि इस ड्रामे की थीम से भी मैच करता है। तो इस ड्रामे का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर जो है वो है सनम सईद का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जब इसका मैंने रोल देखा इन पिछले 2 एपिसोड में, तो यकीन कीजिए मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आए, बहुत ज्यादा मिस्ट्री पैदा हुई। वो यूं कि सनम सईद का कैरेक्टर वैसे तो आम ही है, जाफर की बेटी है, लेकिन यहाँ पर अननोन है कि इसकी असल माँ कौन है। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। ऊपर से उनका ताल्लुक सुपरनेचुरल चीजों से बहुत ज्यादा है। हमने देखा कि किस तरीके से वो वॉक कर रही थी, अचानक ब्रीज लगी और एक पिंक कलर का फ्लैश आया
उसके बाद उन्हें एक औरत दिखाई दी, फिर उन्हें एक दुपट्टा हाथ में आ जाता है, उनकी रिस्ट पर एक सांप का टैबू बना हुआ है जो कि उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। मेरी इंटरप्रिटेशन पूछे तो यही है कि मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेहताब की निशानी है या फिर इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उनसे जरूर है जो इस करेक्टर को और नुमाया बनता है। इसको देखने के बाद मेरे जहन में कई सवाल आ गए कि ये सनम सईद का करेक्टर आखिर है कौन और मेहताब जिंदा भी है या फिर वाकई उनकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जब जाफर साहब को पता चला कि गांव से एक और लड़की भाग गई है तो उन्होंने कहा कि ये लड़की दरअसल भागी नहीं या फिर मरी नहीं, इसको परियां ले गई हैं चमन की तरफ। और ये जवाब सुनने के बाद सेकंड एपिसोड में यकीन करें मेरे माइंड में तब से ये सवाल घूम रहा है कि क्या वाकई मेहताब भी मर चुकी है या जिंदा है। तो ये सवाल सनम सईद के कैरेक्टर को उनके साथ मजीद जोड़ता है और उनके साथ जो वाकयात पिछले 2 एपिसोड में हुए हैं इन सारी चीजों से यही इंडिकेशन मुझे मिल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मेहताब से सनम सईद का ताल्लुक जरूर है। तो अब ये चीज आप लोग भी मुझे जरूर बताइए कि ये ड्रामे के 2 एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में कौन से सवालात आए। अब एंड में मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने समझा जरूरी शेयर की जाए एक कॉमन सर्विस मैसेज के लिए। दोस्तों हुआ यूं है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रामाज देखे हैं पिछली चंद दिनों में, बहुत ज्यादा मैंने पाकिस्तानी हिट ड्रामाज भी देखे हैं। उन सब चीजों में इंक्लूडिंग दिस ड्रामा एक चीज बड़ी नुमाया थी, वो थी कहीं ना कहीं गे एलिमेंट। गे एलिमेंट को इन ड्रामाज में सिंपैथाइज किया गया है, यानी उनको सिंपैथी के तौर पे लिया गया है, उनका स्ट्रगल दिखाया जा रहा है, उनकी लाइफ दूसरों के साथ कैसी गुजर रही है, कैसा जुल्म किया जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। कहीं ना कहीं एलजीबीटीक्यू को ये डायरेक्टर्स स्पेशली आसिम अब्बासी के अगर आप ड्रामे देखें तो हर ड्रामे में अमूमन उनका कोई ना कोई गे कैरेक्टर आता है। अब आई डोंट नो उनके साथ क्या मसला है, वो ये हरकत क्यों करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर वो ये एलजीबीटीक्यू का एलिमेंट डाल देते हैं और उन्हें सिंपैथाइज करते हैं। अब ये क्यों चाहते हैं इन चीजों को नॉर्मलाइज कराना इस मुआशरे में जिसका इन दी एंड जो रिजल्ट निकले वाला है वो है कौमेलूत वाला रिजल्ट। तो दोस्तों आप एक अंदाजा लगाइए, आपका छोटा भाई बहन या आपकी अम्मी अगर आपके साथ बैठी हो तो जो सिफला के शुरू वाले सीन्स थे जो हमने देखे कि किस तरीके से वो एक दूसरे बंदे के प्राइवेट पार्ट को देख रहा है या जब वो नहा रहा होता है तो वो किस तरीके से उसको देख रहा होता है, ये सारी चीजें एक फैमिली ड्रामा या सीरीज में नहीं होनी चाहिए। इस वक्त ये सारे लोग पता नहीं क्यों ये चीजें कर रहे हैं, क्यों ये मुआशरा खराब करना चाहते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए, आपका छोटा भाई छोटी बहन ये ड्रामा देख रही हो और ऐसे कैरेक्टर्स को देखकर उसके दिल में भी कोई सिंपैथी आ जाए या खुदा ना करे वो इस कैरेक्टर्स से, ऐसे कैरेक्टर्स जो ये दिखाते हैं इनसे अगर ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाए या उस पर कोई असर पड़े तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आई थिंक पाकिस्तानी राइटर्स, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को इस चीज पे खुसूसन फोकस करना चाहिए कि ऐसी चीजों को, ऐसे एलिमेंट्स को अपने ड्रामाज में नहीं डालें जो कि बिल्कुल गलत है, ना कि हमारे दीन के हिसाब से बल्कि इस दुनिया के रूल्स के हिसाब से भी ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।